ओके डियर, आज हम इतिहास को देखेंगे। तो इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास उन घटनाओं का वृत्तांत है जो भूतकाल में घटित हुई हो और अतः मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत के पुनर्निर्माण को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य अलग अलग रूपों में प्राप्त होते हैं जिन्हें इतिहास के स्रोत कहा जाता है। इस अध्याय में हम इन्हीं इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है हमारा देश, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत क्या था? भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी के नाम पे जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपी परिवार की भाषाएं बोलने वालों को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। तो हमने क्या देखा? भारत का इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास उन घटनाओं का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में घटित हुई हो। अतः मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को उनमें से हम चुन लेते हैं और अतीत के पुनर्निर्माण करते हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण तथ्य अलग अलग रूपों में प्राप्त होते हैं जिन्हें इतिहास के स्रोत कहा जाता है। और भारत क्यों नाम पड़ा ये हमने देख ही लिया। इतिहास किसी भी देश की अतीतकालीन सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। किसी देश ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में किस समय क्या प्रगति की है अथवा उसकी किस क्षेत्र में कितनी अवनति हुई है आदि विभिन्न तथ्यों की जानकारी उस देश के इतिहास का अध्ययन करके प्राप्त की जा सकती है। प्राचीन भारत का इतिहास भारत के लिए गौरव का विषय है, परंतु इस युग का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाणिक स्रोतों का अभाव प्रतीत होता है। इसी कारण कुछ पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि प्राचीन काल में भारतीयों में इतिहास लेखन के प्रति कोई रुचि नहीं थी। ऐसे इतिहासकारों में एल्फिंस्टन, B.A. स्मिथ, डॉक्टर R.C. मजूमदार व डॉक्टर R.S. त्रिपाठी प्रमुख हैं। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि प्राचीन काल में भारतीयों में इतिहास बुद्धि का भी अभाव था। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने लिखा है कि प्राचीन भारतीय वाद में विशद एवं समृद्ध होते हुए भी इतिहास की सामग्री में अत्यंत न्यून है। इसका कारण यह नहीं कि भारत का अतीत स्मरणीय घटनाओं में सर्वथा शून्य रहा है। संभव है कि इस महत्वपूर्ण साहित्यिक क्षेत्र की उपेक्षा का कारण ऐतिहासिक मेधा की कमी रही हो। और एक फ्लीट है लेखक, उन्होंने तो भारतीयों के इतिहास लेखन की योग्यता पर ही संदेह करते हुए लिखा है कि हिंदुओं के पास ऐसा कोई प्रमाणिक तथा विश्वसनीय ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उनमें वास्तविक इतिहास लिखने की प्रवृत्ति रही हो। अब महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार अलवरूनी ने भी अपनी कृति तहकीक हिंद में इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम के प्रति उदासीन है।
तिथि के अनुक्रम के संबंध में वे अत्यंत लापरवाह हैं। जब जब उनसे कोई ऐसी बात पूछी जाती है जिसका वे उत्तर नहीं दे पाते, तब तब वे कहानियां गढ़ने लगते हैं। और डॉक्टर रमेश चंद मजूमदार ने भी अलवानूनी के मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि इतिहास लेखन के प्रति भारतीयों की विमुखता भारतीय संस्कृति का बड़ा भारी दोष है। इन सभी विद्वानों के मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि आलोचनात्मक दृष्टि से इन मतों का अध्ययन किया जाए तो यह सरलता से प्रमाणित किया जा सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। प्राचीन काल में रचित विभिन्न ग्रंथों एवं उत्खनन से प्राप्त अवशेषों, अनेक शिलालेखों, ताम्रलेखों, मुद्राओं और उन पर अंकित वंश वृक्षों से स्वयं ही प्रमाणित हो जाता है कि भारतीय इतिहास के प्रति उदासीन नहीं थे। यह मानना कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बुद्धि न थी भी सर्वथा असंगत है। यद्यपि यह सत्य है कि प्राचीन भारत में किसी ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं हुई जिसे पूर्ण रूप से इतिहास ग्रंथ कहा जा सके। संभवतः इसका कारण सर्वप्रथम तो प्राचीन भारत के इतिहास की परिभाषा का आधुनिक भारतीय परिभाषा से भिन्न होना है, तथा दूसरा कारण प्राचीन काल में भारतीयों का ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने के स्थान पर कंठस्थ करने का शौक था। भाई वो तो कंठस्थ कर लेते थे, ऐसा जरूरी थोड़ी वो मानते नहीं थे इसको लिखना। इसके अतिरिक्त भारतीयों ने बौद्धिक दृष्टिकोण सदैव से ही दर्शन का था, अध्यात्म का था और धर्म प्रधान रहा है। मतलब वो इन्हीं पे ज्यादा गौर करते थे कि दर्शन, अध्यात्म और धर्म प्रधान, वो फालतू की बातों में ध्यान ही नहीं देते थे यार। इसीलिए भारतीयों में इतिहास वर्णन की अपेक्षा मनुष्य के सद्कर्म, आत्मविश्वास, आत्मविकास, आत्म साक्षात्कार संबंधी विचारों की प्रधानता रही। सत्य तो यह है कि भारतीयों में इतिहास लेखन की पूर्ण क्षमता तथा योग्यता थी। ऋग्वेद में वर्णित आर्यों का इतिहास तथा राजनीतिक जीवन, कलिंगराज खारवेल, समुद्रगुप्त, रुद्रदमन, हर्ष आदि के अभिलेख भरे पड़े हुए। कलड़ की राजतरंगिणी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, बागपति राज द्वारा रचित गौड़वाहो आदि ग्रंथ इससे तथ्य के प्रमाण है। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई कुछ विचारक क्या बोलते हैं कि भारतीयों में इतिहास लेखन या इतिहास के प्रति रुचि थी, तो कुछ तो ये उसमें कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है इसका हमने आलोचनात्मक विवरण कर लिया है। अब बात आती है भाई, भारत का नाम भी देख लिया अपन ने, भारत का नाम कैसे पड़ा, भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में लोग क्या कहते हैं। तो अब हम चलेंगे भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में। अब भारतीय इतिहास का मुख्य विभाजन किया जाता है 3 पीरियड में: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। जब लिपि लेखन का ज्ञान नहीं था, लोग पत्थर के औजारों से जीवन यापन करते थे, उसको हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड कह दिया, प्रागैतिहासिक काल। मतलब जिस समय भारतीयों को लेखन का कोई ज्ञान ही नहीं था, है ना, पत्थर के औजारों से जीवन यापन करते थे, प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया है। अब दूसरा आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, या ऐतिहासिक पूर्व काल या आधे ऐतिहासिक काल भी कहते हैं इसको। 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के इस दौर को, जब लिपि का प्रयोग तो था परंतु उसका पूर्ण अर्थ ज्ञात नहीं हो पाया था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब यह लिपि है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। प्री हिस्टोरिक में तो क्या था कि लिपि का ही ज्ञान नहीं था, प्रोटो हिस्टोरिक में लिपि का ज्ञान था लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था। और फिर आता है हिस्टोरिक पीरियड, यानी ऐतिहासिक काल। 1500 ईसा पूर्व के बाद जो पीरियड आया है उसको हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ये कब से प्रारंभ होता है? वैदिक काल से प्रारंभ होता है। आगे चलकर मौर्य, गुप्त, दिल्ली सल्तनत, मुगल और ब्रिटिश काल तक फैला हुआ। इसकी विशेषता क्या है? शिलालेख,
लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, ताम्रपत्र लिखे गए, सिक्के, साहित्य आदि से इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ। तो भारतीय इतिहास के तीन आपने देख लिए डिवीजन, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड हुआ 10 लाख ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व तक। फिर ऐतिहासिक पूर्व काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हुआ 3300 से 1500 ईसा पूर्व, और 1500 ईसा पूर्व से आगे का सारा काल ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब हिस्ट्री एक तो ये डिवीजन हो गया। अब भारतीय इतिहास को सामान्यतः 3 मुख्य कालों या पीरियड में बांटा गया है। इनमें अपन अध्ययन करते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, है ना। 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक के काल को अपन प्राचीन काल मानते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह सारी चीजें, वैदिक काल, मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन तक के पीरियड को हम प्राचीन काल में ले लेते हैं। फिर आता है मध्यकाल, तो 1200 से लेकर 1757 ईस्वी तक। इसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, भक्ति सूफी आंदोलन आदि आ जाते हैं। फिर आता है आधुनिक काल, 1757 से लेकर वर्तमान तक के काल को आधुनिक काल कहा जाता है। इसमें ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत को अध्ययन किया जाता है। तो हमने देख लिया प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक। 3 पीरियड वो थे जब लेखन की शुरुआत नहीं हुई, लेखन की शुरुआत के बाद पढ़ा नहीं जा सका और फिर लेखन हुआ। 3 पीरियड वो हो गए। और भारतीय इतिहास के 3 काल ये हो गए, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। सिंधु घाटी से लेकर हर्षवर्धन तक के काल को प्राचीन काल, दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य और सूफी आंदोलन तक मध्यकाल, और ब्रिटिश शासन से शुरू हो जाता है आधुनिक काल। ओके। अब आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। इनमें 4 स्रोतों में धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है ना। कुछ जगह अपन 3 भी मिलते हैं, जैसे कि साहित्यिक स्रोत को ही 2 भागों में विभक्त कर दिया। मेनली 3 है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब इस साहित्यिक स्रोत में कुछ जगह 2 डिवीजन कर देते हैं, कुछ जगह 2 को लेके ही चलते हैं। तो इसमें एक धार्मिक ग्रंथ आ जाते हैं और एक ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाते हैं, है ना। 2 तरह के इनमें ग्रंथ आ जाते हैं। तो पहला हुआ है लिटरेरी सोर्सेस, फिर अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, और तीसरा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। 3 तरीके के अपन स्रोत देख लेंगे आगे चल के। प्राचीन भारतीय, अब साहित्यिक स्रोत में अपन देखेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाली साहित्यिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अध्ययन की सुविधा के लिए अपन साहित्यिक सामग्री को भी मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक है धार्मिक साहित्य और एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य, रिलीजियस टेक्स्ट एंड सेकुलर एंड हिस्टोरिकल लिटरेचर, यानी धार्मिक ग्रंथ और लौकिक या ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष अपन इसको देख लेते हैं। अब रिलीजियस लिटरेचर में भी क्या है कि धर्म साहित्य के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित होते हैं। इन ग्रंथों में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। अध्ययन की सुविधा के लिए धार्मिक साहित्य को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। भाई धार्मिक साहित्य को भी आप आगे कर सकते हैं ना। इसमें एक तो ब्राह्मण साहित्य आ जाता है ना, दूसरा बौद्ध आ जाता है और तीसरा जैन आ जाता है। 3 साहित्य आप उनको कर सकते हैं। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध और जैन,
3 टाइप से अपन ब्राह्मण साहित्य को लिख सकते हैं। वैदिक साहित्य आता है जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों का अध्ययन भी, 4 ग्रंथ तो ये हो गए आपके धार्मिक स्रोत में। फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनमें क्या है, धार्मिक व दार्शनिक विचारों का संग्रह है। फिर आता है रामायण और महाभारत। बौद्ध ग्रंथ में क्या आएंगे, त्रिपिटक, जातक कथाएं, जैन ग्रंथ में आंग, उपांग, चरित्र ग्रंथ आदि। ये सब बाद में अपन एक एक करके अलग से भी देख लेंगे। धार्मिक में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन 3 तरह के साहित्य अपन लेंगे। ब्राह्मण साहित्य में ही फिर अपन ले लेंगे वेद, वेदांग, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण। महाकाव्य में रामायण और महाभारत है ना। और पुराण में सर्वाधिक पुराणों की संख्या कितनी है, 18। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें पुराण में पंचवेद, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब आ गए दूसरा बात है कि धर्मेतर साहित्य या लौकिक साहित्य कौन कौन सा है। सेकुलर हिस्टोरिकल लिटरेचर, इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र जाएगा आपका। इसमें शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति का वर्णन है। फिर पतंजलि का महाभाष्य जाएगा, इसमें सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का संकेत है। फिर कालिदास के ज्ञान है ग्रंथ हैं, जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश आदि में उस समय के जीवन के संबंध में हम देखने को मिलते हैं। फिर बाणभट्ट की हर्षचरित, हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण इसमें मिलता है। और एक कल्हड़ की राजतरंगिणी है। ये तो हो गए आपके साहित्यिक स्रोत। फिर आते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, अभिलेख आ जाएंगे, इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख। दूसरा मुद्राएं या सिक्के या कॉइन्स आ जाएंगे। फिर तीसरा पुरातात्विक अवशेष, एक्सकवेशंस। चौथा आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ये सब चीज़ें पुरातात्विक स्रोत में आ जाएंगी। इसमें अभिलेख, स्तंभलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, इन सब चीज़ों को जितने भी मतलब हम देख सकते हैं, जितने भी खंडरों को, वो सबको अपन पुरातात्विक स्रोत में ले लेंगे। और तीसरा स्रोत आ जाता है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण में भारत आए विदेशी लोग और उन्होंने अपने अनुभवों को लिख लिया या अनुभवों का वर्णन कर गए, उनके विवरण से हमें भारत के इतिहास के बाहरी दृष्टिकोण मिलता है। मतलब वो लोग क्या सोचते थे हमारे बारे में। फाहियान गुप्त काल में भारत आया, धर्म और समाज का विवरण किया उसने। फिर हिनसांग आया हर्ष के समय। मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जिसने इंडिका ग्रंथ लिखा है। इब्न बतूता और अल-बरूनी ये भी आए। संक्षेप में अगर देखें तो 3 स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशियों का विवरण। साहित्यिक स्रोत में वेद, महाभारत और अर्थशास्त्र आ जाएंगे। ये धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जानकारी देते हैं। पुरातात्विक में शिलालेख, सिक्के, खुदाई, ये प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कला का ज्ञान देते हैं। विदेशी विवरण में मेगास्थनीज और फाहियान समाज, शासन, धर्म का विवरण करते हैं। धार्मिक स्रोत में देखें तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध, जैन। वेद में क्या क्या आ जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। उपनिषद में ईश, कैन, कठ, प्रश्न आदि उपनिषद। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखित, महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखित, पुराण विष्णु भगवत वायु मत्स्य पुराण आदि। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, जातक कथाएं। जैन ग्रंथ आचरण सूत्र, कल्पसूत्र। तो जैन ग्रंथों में क्या है कि जैन धर्म से संबंधित समाज और राजाओं का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म, समाज, राज व्यवस्था का विवरण है।
पुराणों में राजवंशों की वंशावलियां और धार्मिक कथाएं दी गई हैं। महाभारत में कुरुवंश युद्ध, समाज व धर्म का विवरण है। रामायण में आर्य संस्कृति, समाज व राजनीति की जानकारी है। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों को देखें, है ना, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों को देखें अपन तो इतिहास व नीति ग्रंथ कौन कौन से? एक तो चाणक्य का अर्थशास्त्र, कलड़ की राजतरंगिणी, बढ़तरी का नीति शतक। इसमें शासन, प्रशासन और राजनीति का ज्ञान मिलता है। फिर जीवन चरित्र लिखे गए हैं कुछ, जैसे हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, विक्रमांक देव चरित बिलण द्वारा लिखा गया है। इसमें राजाओं की जीवन कथा है। राजाओं के संबंध में ज़्यादा उल्लेख मिलता है यार इसमें। नाटक में देखो, नाटक भी लिखे गए हैं। कालिदास ने लिख दिया विज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक ने लिख दिया मृच्छकटगम। आप इन सभी को याद कर लेना कि कौन ने क्या लिखा था। यात्रा विवरण में फाहियान की यात्रा विवरण, हेनसांग की यात्रा विवरण, अरुणी के लेख, और फिर संगठन इतिहास ग्रंथ तो जो के बाबरी, अकबरनामा, आईने अकबरी। भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। विदेशियों के विवरण में देखेंगे कि सबसे अलग अलग यात्री अलग अलग समय पे आए। तो मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था ये। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया और इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इंडिका। इसमें मौर्य शासन, समाज और प्रशासन की जानकारी मिलती है। फाहियान कहाँ का था? चीन का था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय आया। इसने बौद्ध धर्म, समाज, शिक्षा तथा तीर्थों का वर्णन किया है। और एक थे युवनसांग, चीन के थे ये, हर्षवर्धन के समय आए भारत। इन्होंने क्या CU की नामक ग्रंथ की रचना की है। हर्षकालीन भारत का विस्तृत विवरण उसमें लिखा है। शिक्षा का केंद्र उस समय नालंदा हुआ करता था। फिर इत्सिंग आए चीन के, 7वीं सदी में इत्सिंग आए, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। तो इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म के अनुष्ठानों और शिक्षा प्रणाली का उल्लेख किया है। बहुत सारे तो उस समय क्या है कि चीन से जितने आए थे ना, ये सब बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे। फिर उन्होंने अपना यात्रा संस्मरण लिखे या कुछ भी लिखा, उसको ही अपने इतिहास बन गया है। अलवरूनी कहाँ का था? ईरान ख्वारिज्म का था। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आ गया और इसने किताब लिख दी तहकीक हिंद। इसमें भारतीय दर्शन, भूगोल, विज्ञान और संस्कृति की जानकारी अलवरूनी ने लिखी है। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और इसने किताब लिखी रहला। कितने सारे आपने देख लिए। मेगास्थनीज देख लिया, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, अलवरूनी, इब्न बतूता। इतने लोगों का आपने अध्ययन कर लिया। फिर आया निकोलो कोंटी। ये कहाँ का था? इटली का था। ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। इसने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का बहुत वर्णन किया है। इसने लिखा है कि उस समय ऐसा शहर ही नहीं था सारी दुनिया में जैसा विजयनगर था। विजयनगर की साम्राज्य और व्यापार का इसने वर्णन किया है। एक थे अब्दुल रज्जाक। ये कहाँ के थे? ईरान के थे। विजयनगर के देवराय द्वितीय के समय ये भारत आए थे। इन्होंने भी विजयनगर के वैभव और संस्कृति, व्यापार की चर्चा की है। मतलब विजयनगर उस समय में पूरी दुनिया में बहुत ही बेहतरीन शहर हुआ करता था। एक थे डुआर्टे बारबोसा। ये पुर्तगाल के थे। ये भी विजयनगर काल में आए थे। दक्षिण भारत का सामाजिक जीवन पे इन्होंने बहुत लिखा है। फिर एक फ्रांसिस बर्नियर थे, फ्रांस के थे। ये शाहजहां औरंगजेब के काल में आए थे। मुगल शासन और आर्थिक विषमता की इन्होंने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर बुक लिखी है इन्होंने। एक जैन बैप्टिस्टे टेवर्नियर फ्रांस के थे। शाहजहां काल में आए थे। मुगल दरबारों और हीरो रत्नों का व्यापार के संबंध में इन्होंने बताया है। फिर थॉमस रो इंग्लैंड के निवासी थे। ये जहांगीर के काल में भारत आए थे। इस तरह से हमने आज बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया।
इतिहास के बारे में। सबसे पहले अपन ने इतिहास को देख लिया था कि इतिहास क्यों लिखा गया, इतिहास के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है। फिर भारतीय इतिहास के विभाजन देख लिए थे अपन ने, प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड में। फिर 3 काल, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल बन गए भारत के। अब भारत के काल ला गए तो फिर भारत को जानने के लिए क्या क्या स्रोत की जरूरत पड़ेगी, तो अपन ने 3 स्रोत देख लिए थे, साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशियों का विवरण। साहित्यिक में भी धार्मिक और धर्मेतर ग्रंथ देख लिए। पुरातात्विक स्रोत में अपन ने शिलालेख, इनका भी डिटेल वर्णन करेंगे बाद में। और विदेशी यात्रियों का विवरण देख लिया, कौन आया, कब आया, क्या लिखा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में इतिहास के में कुछ और चीज़ों की हम जानकारी